गणित में अध्याय 1 हम देखेंगे क्लास 10 की। जो हमारा आज का विषय है वो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को जानने के पहले हम पूर्व कक्षाओं में पढ़े हुए कुछ संख्याओं के बारे में एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं, ताकि हमें आगे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। प्राकृतिक संख्या वह होती है जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो जो भी संख्या हमारे गिनती में होती हैं वो सारे प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे हम गिन रहे हैं किसी चीज को कि वो कितने, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 केले रखे हैं तो 4 एक क्या है, उसको गिना गया है, उसको गणना की गई है। तो इस तरह की किसी भी चीज को जो हम गिनते हैं 1 2 3 4, इस तरह की गणना को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे हम n से डिनोट करते हैं। और ये संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, और ये कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। अगली बात करेंगे हम पूर्ण संख्या, जिसे हम होल कहते हैं। अब बात ये थी कि अगर हम 1 2 से गिन रहे हैं तो अगर मेरे हाथ में 4 पेन है और एक समय बाद चारों पेन चला गया तो हमारे हाथ में एक भी पेन नहीं बचा। इसका मतलब है कि शून्य को भी हमको बताना होगा कि एक भी कुछ वहां पर मौजूद नहीं है। तो शून्य को प्राकृतिक संख्या में जोड़ दिया जाए तो उसके बाद से उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। इसकी शुरुआत, इसको डिनोट करते हैं W से, और इसकी शुरुआत 0 1 2 3 करके गिनत जाती है या फिर अनंत तक जाती है। अगली संख्या अगर हम जानना चाहें तो अगली संख्या को हम देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक इसे हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर पूरी संख्या जो पूर्ण हो। तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, तो ये सारे पूर्ण संख्या दिख रहे हैं, ये सारी पूर्ण संख्या दिख रही हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ पूर्ण संख्या ऋणात्मक भी होते हैं। इस कारण से पूर्णांक संख्या में धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया गया। तो जैसे यहाँ पर 0 1 2 3, और इन संख्याओं के ऋणात्मक मान -1 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या को P/Q के में क्या किया जाए, दर्शाया जा सके। वह संख्या जिनको P/P/Q में दर्शा दिया जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा 2/5, तो 2/5 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। जैसे 2, तो 2 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, तो इसे भी हम P और Q के में दर्शा दिए तो 2/1 2/1 भी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, या फिर इसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। इसमें एक चीज हमें जानना है कि P क्या है, यहां पर P पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। Q भी इंटीजर्स, तो पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, तो पूर्णांक सभी हो सकते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी इसमें हो सकते हैं, जितना हमने पूर्णांक के बारे में बात किया। और Q भी पूर्णांक होती हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ पर हम 0 को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर 2/0 लिखते हैं तो ये अनंत हो जाता है, और अनंत हमें पता नहीं कि वो कौन सी संख्या होती है। तो P/Q के अगर किसी चीज में जिस संख्या को P/Q में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें P और Q पूर्णांक संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसे इर्रेशनल नंबर कहा जाता है, उसे हम P/Q में नहीं दर्शा सकते हैं। यानी कि वह संख्या जिसको P/Q में नहीं दर्शा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए √2, तो √2 को अगर आप कहें कि ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप कह सकते हैं कि √2 के नीचे अगर 1 लिखते हैं तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि √2 जो यहाँ पर है ये एक पूर्णांक नहीं है। तो जितने भी, जैसे इसका मान होता है 1.414, इसी तरह इनको हम P/Q में नहीं दर्शा सकते हैं। इसलिए जितने भी वर्गमूल वाले अंक होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये अपरिमेय संख्या होते हैं। इसी साथ एक उदाहरण और समझ सकते हैं
कि जो पाई वैल्यू होता है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप अब यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि पाई का मान हम उपयोग करते हैं 22/7, लेकिन आप इससे क्लियर कर लीजिए कि 22/7 जो है यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं होता है। कारण है कि पाई का मान पूर्ण रूप से 22/7 ना होकर यह इसके करीब होता है, एग्जैक्ट इतना नहीं होता है। तो इसे हम कहते हैं क्या, हम याद रखेंगे कि अपरिमेय संख्या। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब इन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इन सभी को अगर हम मिला दें तो इन सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर कहते हैं। और इन रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं, पूर्णांक को हम I से डिनोट करते हैं, और ये याद रखिएगा P और Q अपरिमेय और परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास परिचय हो गया कि कितने प्रकार के संख्या होती है। अब हम अपना मुख्य विषय को शुरुआत करते हैं, जो कि वास्तविक संख्या के बारे में है। अब वास्तविक संख्या में जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक प्रमेयिका की, जिसको यूक्लिड साहब ने दिया था, और इस यूक्लिड साहब की प्रमेयिका को ही हमको इसमें पढ़ना है। यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका, यह एक थ्योरम है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड एल्गोरिदम है, और इसको हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए इसको समझने के पहले, इसे हम समझेंगे उसके पहले जैसा सिंपल भाग देते हैं उसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम 25 को भाग देते हैं 8 से, तो यह क्या आएगा, 3, 24, यहाँ पर एक अवशेष शेषफल बचा। आगे की बात करें, अगर हम 17 को भाग देते हैं 5 से, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो, तो 17 को अगर भाग देंगे तो ये आ गया 3 से जाएगा और ये बच गया 2। अगर हम 28 को 7 से भाग दें तो ये 4 से जाएगा और यहां पर शेषफल बचेगा 0। इसी तरह यदि हम 5 को भाग दे 6 से तो क्या होगा। अब यहाँ पर 5 एक छोटी संख्या है 6 से, तो ये भाग जा सकता है। अब जैसे 6 का अगर हम गुणन देखें तो 6 गुने 1 6 होता है, 6 गुने 2 12, 18, इसी तरह बढ़ते चलेंगे। लेकिन 1 से कम, यहां तो 6 से कम है, तो 6 से कम के लिए क्या मान होता है, तो 6 से कम के लिए मान क्या होता है, 0। तो 6 अगर हम 0 से करते हैं तो यहाँ 0 आएगा, शेषफल बचा 5। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 25 को 8 गुने 3 योग 1 प्लस हो गया। इसी तरह यहां पर हम 17 को लिख सकते हैं 5 गुने 3 प्लस 2, 7 गुने 4 प्लस 0, इसको 28 को, और इसी तरह हम 5 को लिख सकते हैं 6 गुने 0 प्लस 5। तो इस तरह से किसी भी हम लोग भाग जिसको करते हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो 8 है जिससे भाग 25 को दिया जाता है, इसे हम भाजक कहते हैं। 25 जिसका भाग किया जा रहा है उसे हम भाज्य कहते हैं। जिसका भाज्य संख्या वो होते हैं जिसका कम से कम 2 भाग में वो टूट जाए, तो 25 टूट सकता है, तो ये भाज्य है। और ये जो 3 है जिससे भाग होता है इसे हम भागफल कहते हैं। तो भागफल को Q से डिनोट करते हैं, भाजक को हम लोग B से डिनोट करते हैं, और भाज्य को अगर हम A से डिनोट करते हैं। तो इसी तरह सब में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला सूत्र लिख सकते हैं कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और जो नीचे बचा इसे हम शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर। क्या जोड़ देंगे इसमें, शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल,
क्या जोड़ देंगे उसमें, शेषफल। तो हम अब फॉर्मूला बना लेते हैं। भाज्य हम जानते हैं, भाज्य क्या होता है, a, भाजक हो गया b, भागफल हो गया q, और शेषफल क्या हो गया r। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। तो ये जो सूत्र बना, यह सूत्र को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। याद रखिएगा, इस सूत्र को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ठीक है, अब की चीजों को समझते हैं यहां पर कि ये जो शेषफल है, इन सब के बारे में एक चीज हमको जानना है। ये जो शेषफल r है, इसका मान कितना हो सकता है। इसका मान याद रखिएगा कि शेषफल सबसे कम कितना हो सकता है। तो यहां देखिए, शेषफल सबसे कम कितना होता है, 0। तो याद रखिएगा, शेषफल क्या हो गया, 0। तो शेषफल कहां से शुरुआत होगी, तो 0 से शुरुआत होगी। और कितना हो सकता है, तो ये याद रखिएगा, ये जो शेषफल है ये b से क्या होगा, इस b से हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा, अगर ये कम नहीं होता तो ये यहां से भाग हो जाता, यानी आपने डिवीजन गलत किया है, भाग गलत निकाला है। इसका मतलब याद रखिएगा कि r का जो मान है वो 0 से बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। यानी r का मान 0 से बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन r का मान b से हमेशा छोटा होगा। a से हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर r का जो मान होगा, बाकी सब हम जान चुके हैं, तो r का मान को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि r का जो मान है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा और b से छोटा। यहां हम इक्वल टू नहीं दे सकते, b से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये r की परिभाषा हो गई। अब हम यहां से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की परिभाषा को आसानी से समझ सकते हैं, और ये परिभाषा जो पुस्तक में दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो ये परिभाषा ये कहता है, ठीक, तो ये हमारा परिभाषा हो गया कि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a किसके बराबर हो गया, bq प्लस r। और यहां पर जो r है वो 0 और b के बीच में आता है। तो ये चीज को समझने के बाद हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब इसमें दो शब्द लिखा हुआ है, धनात्मक पूर्णांक। तो अभी हम लोग देख चुके हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, वो केवल पॉजिटिव चीजों की ही बात कर रहा है। यानी कि धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो जाते हैं, 0, 0, 1, 2, 3। यानी कि ऋणात्मक मान को नहीं लिया गया है, बाकी सबको लिया गया है। तो इसका कहना है कि इन सभी चीजों को, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, उनको किस रूप में सजाया जा सकता है, a तथा b के रूप में जमाया जा सकता है। इसी हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इससे संबंधित हम क्या कर सकते हैं, हम प्रश्न कर सकते हैं, और किसी को भी हम इसी विधि से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे उदाहरण, इस विधि से हम HCF का मान निकाल सकते हैं। HCF का मान निकाल सकते हैं, और इस विधि को, इसको कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम है क्या, इस एल्गोरिथम हम HCF कैसे निकालते थे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पहले हम HCF निकालते कैसे थे। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हम पहले निकालते थे, निचली क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि 18 और 24 है, इन दोनों का हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम कैसे निकालते थे, तो ये 18, 9, 3, 3 और 3, 1। और दूसरा 24 का 2, 12, 2, 6,
2 3 और 3 1। तो हम 18 को ऐसे करके लिख लेते थे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1 और 24 को 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अब इसमें से जो भी कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तो यहाँ पर हम क्या लिख रही है 2 गुना 3 तो 6। इसका HCF कितना आ गया 6। अब यहाँ पर इस विधि से हम पहले निकालते थे, अब हमारे पास जो विधि है वो यूक्लिडियन विभाजन विधि के द्वारा हमको एल्गोरिथम द्वारा निकालना है। चलिए अब यूक्लिड विधि कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। अब इस यूक्लिड विधि में सबसे पहले भाग देना सीखेंगे। तो जैसे 12 और 18 का हमको निकालना है। अब 12 18 में याद रखिएगा कि इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या है उसको इससे भाग दे देंगे, तो 18 का भाग दे देंगे किससे 12 से, तो किससे जाएगा 1 से 12 बचा 6 को फिर भाग दे देंगे किससे 12 से, तो ये हो जाएगा 2 12। अब यहां पर आ गया 0। जब यहां पर 0 आ गया तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं यूक्लिड विधि से 18 बराबर 12 गुने 1 प्लस 6। ठीक, 12 गुने 1 प्लस 6, क्योंकि 6 यहां पर 0 आ गया, जिससे 0 आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर ये भाजक बचा जिससे 0 आ गया, तो जो भाजक बचेगा उस भाजक ही हमारा, वही भाजक हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 6 बचेगा जिससे अब आगे कोई वैल्यू ना आए, कोई शेषफल ना आए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास HCF। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न है 13 63 और 1927। अब बात यहां पर ये आई कि हमको इस विधि की जरूरत क्यों पड़ी। तो 12 और 18 में तो हम आसानी से भाग दे दिए, अब इन दोनों में हमको समझ नहीं आएगा कि इस विधि से कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये विधि बहुत ही बड़ा जाएगा, हो सकता है कि ये 2 3 वाला से ये कटे ही ना, तो इस कारण से फिर आप बहुत लंबा जाएगा और आप इसको कर भी नहीं पाएंगे, जो असंभव है। तो इस चीज को हम लोग फिर यूक्लिड विधि से करते हैं। फिर वही काम करेंगे कि बड़े वाले को छोटे से क्या करेंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे। तो 13 63 से इसको भाग देंगे, किससे जाएगा 1 से, ये हो गया 13 63 564। फिर 564 से क्या लेंगे 13 63, क्योंकि शेष बच गया है, तो 13 63 ये लगभग 2 से जाएगा, ये बनेगा 1 1 28 बचा 235। ठीक है, अब 235 को फिर से किस भाग देंगे 564 को, तो ये 2 गुना जाएगा 0 7 और ये हो गया 4, तो ये बचा हमारे पास 94। और 94 को फिर भाग देंगे अगर हम किससे 235 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 से 128 88 और 188 के बाद यहाँ बचा 47। अब यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ लिख लेते हैं 47 को फिर भागा देंगे किसको 94 को भाग देंगे, तो ये देखिए अब यहाँ पर 47 से क्या आ गया 94, अब ये 0 आ गया। तब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहला 1363 गुने 1 प्लस 564, ये किसके बराबर हो गया 1927। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा 564 गुने 2 जोड़ 235, ये किसके बराबर हो गया 1363। फिर इसी तरह से हम सारे चीजों को लिख लेंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा 94 47 गुने 2 प्लस 0, तो लास्ट जो बचा 47 जो भाजक बचा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। अब देखिए अब HCF में अगर हमको इस विधि से लिखना होगा, इस तरह से करना होगा, तो ये 47 से गुना होगा, तो 47 तक पहुंचना आसान नहीं है। इस कारण से हमने कौन सी विधि को अपनाया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। इस विधि से हम क्या करते हैं चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली NCERT के और उसमें कुछ प्रश्नों को देखेंगे।